आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करने जा रहे हैं जो बहुत जरूरी है। भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई की जो मतदाता सूचियों को अपडेट करने की प्रक्रिया है, उसमें क्या कोई खामियां हो सकती हैं? चलिए ईसीआई के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विश्लेषण करते हैं। द हिंदू अखबार के इस संपादकीय विश्लेषण में सभी का स्वागत है। यहाँ हमारा मकसद यूपीएससी के नजरिए से इस मुद्दे की एक गहरी और शैक्षिक समझ बनाना है। आज हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम इस मिशन के लक्ष्य को समझेंगे, फिर बिहार के एक बहुत जरूरी मामले पर नजर डालेंगे। इसके बाद प्रक्रिया में क्या खामियां हैं उन पर बात करेंगे और फिर इसके राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के जोखिमों को जानेंगे। और आखिर में हम सतर्कता की जरूरत पर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये सब हो क्यों रहा है? चुनाव आयोग का असल मिशन क्या है? ये सब हो रहा है एक पहल के तहत जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। इसका ऑफिशियल मकसद तो बिल्कुल साफ है, चुनावी सूचियों को साफ सुथरा और अपडेट करना। मतलब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनके नाम में कोई गलती है, उन सभी गलतियों को ठीक करना ताकि वोटर लिस्ट एकदम सटीक हो। अब आते हैं इसके सबसे अहम पहलू पर, बिहार का मामला। ये एक ऐसी चीज है जो जमीनी हकीकत की तरफ इशारा करती है, एक वार्निंग साइन की तरह। बिहार में ये पूरी प्रक्रिया आप देखेंगे बहुत ही तेजी से निपटा दी गई। गिनती के लिए सिर्फ 1 महीना और फिर दावों और आपत्तियों के लिए भी बस 1 महीना। और यही जल्दबाजी आगे चलकर काफी दिक्कतों की वजह बनी। और इस जल्दबाजी का नतीजा, जो आखिरी लिस्ट सामने आई उसमें कुछ ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े थे जो कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। 1 नंबर, बस 1 नंबर है जो इस पूरी कहानी का सार बता देता है। 892। यहां देखिए, जो बात सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि बिहार का लिंगानुपात यानी हर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या एसआईआर से पहले थी 907, लेकिन इस प्रोसेस के बाद ये घटकर सिर्फ 892 रह गई। सीधे सीधे 15 पॉइंट्स की गिरावट। ये साफ साफ इशारा है कि महिला वोटर्स को बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा संख्या में लिस्ट से हटाया गया। तो सवाल उठता है कि आखिर बाहर किया किसे गया? आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा असर महिला मतदाताओं पर पड़ा, खासतौर पर 18 से 29 साल की उम्र की लड़कियों और महिलाओं पर। उन्हें अक्सर परमानेंटली शिफ्टेड यानी स्थायी रूप से स्थानांतरित बताकर हटा दिया गया। और सबसे अजीब बात यह है कि ये सब उन इलाकों में हुआ जहां महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज यानी उनकी भागीदारी पुरुषों से भी ज्यादा थी। तो ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ गलती थी या सिस्टम में ही कोई बड़ी कमी है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में सिस्टम से जुड़ी खामियां आखिर थी कहां। देखिए, कागजों पर वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की होती है। ये एक सरकारी कर्मचारी होता है, लेकिन जमीन पर क्या हुआ? जमीन पर यह बोझ आम नागरिकों और पॉलिटिकल पार्टीज के जो बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलएज होते हैं उन पर आ गया। और जैसा कि स्रोत में कहा गया है, पार्टियों के सदस्यों से यह उम्मीद करना कि वे सभी योग्य मतदाताओं को शामिल करना सुनिश्चित करेंगे, समस्याग्रस्त है, क्योंकि वे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बारे में अधिक चिंतित रहते हैं। सोचने वाली बात है ना? ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। और अब ये कहानी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही है। बिहार के अनुभव के बाद एक संशोधित मॉडल को 12 दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जा रहा है। मतलब जो रिस्क पहले एक जगह था, अब वो और भी बढ़ गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग के नए उपाय, जो नए कदम उठाए गए हैं, वो इन दिक्कतों को दोबारा होने से रोकने के लिए काफी हैं? ईसीआई ने कुछ उपाय तो किए हैं, जैसे अब बीएलओ 3 बार घर का दौरा करेंगे। लेकिन सोचिए, क्या इससे वो टेम्परेरी माइग्रेंट्स पकड़े जा सकेंगे जो काम के लिए बाहर हैं पर कानूनन सामान्य निवासी ही हैं? शायद नहीं। लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है, पर क्या इसमें हमारे देश के डिजिटल डिवाइड और साक्षरता की चुनौतियों को देखा गया है? और हाँ, सुनवाई के लिए एक नोटिस पीरियड भी है, लेकिन पूरी प्रक्रिया का जो टाइमलाइन है वो अब भी काफी छोटा है। तो अब क्या किया जा सकता है? यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर लाती है, सतर्कता का आह्वान, ताकि हमारे लोकतंत्र की चुनावी अखंडता की रक्षा हो सके। जैसा कि संपादकीय में साफ साफ कहा गया है, जैसे जैसे यह अभ्यास आगे बढ़ता है, सिविल सोसाइटी, मीडिया और राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य है कि वे गहन सतर्कता की भूमिका निभाएं।
तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि इस पूरी प्रक्रिया को ठीक ढंग से करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दांव पर क्या लगा है? दांव पर लगा है भारत के चुनावी लोकतंत्र की नींव, उसकी अखंडता। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब काम को तेजी से करने की ज़रूरत और उसे बिल्कुल ठीक ठाक करने की मांग के बीच टकराव होता है, तो हम अपने लोकतंत्र की अखंडता को आखिर कैसे बनाए रख सकते हैं? हमारा अगला और दूसरा संपादकीय विषय है तुर्की में दशकों से चल रहे संघर्ष में आया एक निर्णायक मोड़। ये एक ऐसी कहानी है जो न केवल एक देश बल्कि पूरे मध्य पूर्व के भविष्य को नया आकार दे सकती है। तो आज हम इसी कुर्द शांति प्रक्रिया से जुड़े हाल के घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इस बात की गंभीरता को समझने के लिए राष्ट्रपति अर्दोआन के इन शब्दों से बेहतर कुछ नहीं। उन्होंने इसे एक ऐसा मोड़ बताया है जिसे पलटा नहीं जा सकता। ये दिखाता है कि इस शांति प्रक्रिया में उनका राजनीतिक निवेश कितना गहरा है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स इशू को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। इससे हमें कहानी की हर परत को खोलने में मदद मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले उस हालिया घटना पर नजर डालते हैं जिसने इस पूरे संघर्ष का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। ये पीकेके की तरफ से एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। इसमें सिर्फ अपने लड़ाकों को उत्तरी इराक वापस बुलाना ही शामिल नहीं है, बल्कि एक वादा भी है। वादा हथियार छोड़कर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी लोकतांत्रिक राजनीति के रास्ते पर चलने का। मतलब अब वो अपने हक की मांग राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेकर करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा मील का पत्थर क्यों है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इस संघर्ष के लंबे और सच कहूं तो काफी खूनी इतिहास में। तो इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है पीकेके। ये वो संगठन है जिसने तुर्की सरकार के खिलाफ दशकों तक हथियार उठाए हैं। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि तुर्की, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इसे एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये काफी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे वक्त के साथ पीकेके की मांगें बदली हैं। पहले वो एक अलग देश चाहते थे, फिर धीरे धीरे उनकी मांगें तुर्की के अंदर ही ज्यादा सांस्कृतिक अधिकार और स्वायत्तता तक सीमित हो गईं। ये संघर्ष की जटिलता को दिखाता है। लेकिन इस सारी विचारधारा और राजनीति की लड़ाई के पीछे एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकाई गई है, करीब करीब 50,000 जानें। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि शांति की ये कोशिश कितनी ज्यादा कीमती है। तो चलिए अब देखते हैं कि हाल के महीनों में शांति का ये जो नाजुक सा रास्ता है, ये आखिर बना कैसे। ये स्लाइड दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। पहले फरवरी में जेल में बंद नेता ओकलान का एक कॉल आता है हथियार डालने के लिए। फिर मार्च में पीकेके कहता है कि वो हमला नहीं करेंगे, और मई तक तो वो अपने खात्मे की घोषणा कर देते हैं। ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे कितनी गहरी बातचीत चल रही होगी। अच्छा, तो पीकेके के इन कदमों के जवाब में तुर्की की सरकार ने क्या किया? उन्होंने भी एक कदम उठाया। आगे का रास्ता तय करने के लिए एक पार्लियामेंट्री कमीशन बनाया गया जिसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल हैं। ये एक अच्छा संकेत है। तो यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। देखिए, ये कदम तो अच्छे हैं, पर शांति को टिकाऊ बनाने के लिए दशकों पुराने अविश्वास को खत्म करना होगा और कई बड़ी कानूनी और राजनीतिक मुश्किलों को पार करना होगा। जो लड़ाके हथियार डाल रहे हैं वो चाहते हैं कि उनके भविष्य को लेकर कुछ ठोस कानूनी गारंटी दी जाए, जैसे कि उनके लिए माफी का कानून हो ताकि उन्हें अपराधी न माना जाए, उन्हें राजनीति में हिस्सा लेने का हक मिले, और सबसे जरूरी उनकी कुर्द संस्कृति और भाषा को संवैधानिक सुरक्षा दी जाए। और सोचिए, अगर ये कानून बनाने में देर होती है तो क्या होगा? जो लड़ाके हथियार डाल चुके हैं वो उत्तरी इराक में फंस कर रह जाएंगे, और तुर्की में जो उनके समर्थक हैं उन्हें लगेगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। इससे होगा ये कि शांति प्रक्रिया तो खतरे में पड़ेगी ही, साथ ही दोनों तरफ के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो फिर से मजबूत हो जाएंगे। अब जरा इस मामले को और बड़े पैमाने पर देखते हैं, समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा सिर्फ तुर्की के लिए ही नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए क्यों इतना अहम है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि दांव पर क्या लगा है। 2 बिल्कुल अलग भविष्य। अगर ये शांति प्रक्रिया कामयाब होती है तो ये सीरिया और इराक जैसे देशों के लिए एक मिसाल बन सकती है कि कुर्द मसले को कैसे हल किया जाए। लेकिन अगर ये नाकाम होती है तो तुर्की में फिर से हिंसा भड़क सकती है और पूरे इलाके में अस्थिरता और बढ़ जाएगी।
और आखिर में ये सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, ये सवाल ही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। क्या कूटनीति और कानून वो कर पाएंगे जो दशकों की लड़ाई नहीं कर पाई? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति सालों की दुश्मनी पर जीत हासिल कर पाएगी? चलिए आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो हमारी, आपकी, हम सब की सेहत से सीधे तौर पर जुड़ा है और इसमें बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां सवालों के घेरे में हैं। हमारी आज की पड़ताल का विषय है बिग टेक और भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी लापरवाही या कहें अवमानना। हमारा अगला और दूसरा संपादकीय विषय है बिग टेक और भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो टेक्नोलॉजी, कानून और हम सब की सेहत के बीच के जो उलझे हुए रिश्ते हैं ना, उनको उजागर करता है। इस प्रॉब्लम की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस स्लाइड पर लिखे उदाहरण को देखिए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक असली उदाहरण है। सोचिए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे विज्ञापन दिखाए गए जो न सिर्फ भ्रामक थे, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए एक अवैज्ञानिक इलाज का दावा कर रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन्हें प्लेटफॉर्म के अपने ही चैरिटेबल प्रोग्राम का सपोर्ट मिला हुआ था। अच्छा, तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि ये अवैध विज्ञापन क्या है, फिर उस कानून को समझेंगे जिसका उल्लंघन हो रहा है, कंपनियों के बहानों पर नजर डालेंगे, उनकी दोहरी पॉलिसी को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इसका हल क्या हो सकता है। तो पहला खंड है अवैध विज्ञापन और उनसे जुड़ा सार्वजनिक खतरा। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनियां असल में कर क्या रही हैं और इसका हम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। तो ये किस तरह के विज्ञापन हैं? सोर्स के मुताबिक भारत के लगभग सभी बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे दावे धड़ल्ले से चल रहे हैं, जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स से हर बीमारी ठीक करने का दावा या फिर डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए दवा बेचना, जबकि कानूनन इनके विज्ञापन पर रोक है। और ये सब कोई गलती से नहीं हो रहा, ये बाकायदा पैसे देकर चलाए जा रहे पेड विज्ञापन हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विज्ञापन गैर कानूनी है क्यों? इसका जवाब भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन कह सकते हैं कि भुला दिए गए स्वास्थ्य कानून में छुपा है। आपको शायद लगे कि ये कोई नई समस्या है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्लाइड दिखाती है कि भारत में दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर बहस 1927 से चल रही है। इसी के चलते 1954 में एक कानून बनाया गया था। लेकिन देखिए, आज इतने सालों बाद डिजिटल दुनिया में हम फिर से उसी समस्या से जूझ रहे हैं, बस प्लेटफॉर्म बदल गए हैं। तो ये कानून है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट, शॉर्ट में DMRA 1954। ये कानून एकदम साफ साफ 54 बीमारियों की एक लिस्ट देता है, जैसे डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, और कहता है कि इनके इलाज का दावा करने वाली किसी भी दवा का विज्ञापन करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। इसका मकसद ही लोगों को झूठे और खतरनाक दावों से बचाना है। तो अगर एक इतना साफ कानून मौजूद है, तो फिर ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इसका खुलेआम उल्लंघन कैसे कर पा रही हैं? बिना किसी रोक टोक के ये सब क्यों चल रहा है? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरे मुद्दे की जड़ में है। आखिर भारतीय कानून की इस तरह की खुल्लम-खुल्ला बेइज्जती का कारण क्या है? सोर्स के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, भारतीय लोगों की जिंदगी के प्रति एक तरह की लापरवाही या अवमानना का पुराना पैटर्न। दूसरी, कानूनी दांवपेच, मतलब ये कंपनियां खुद को प्रकाशक नहीं बल्कि सिर्फ एक मध्यस्थ या बिचौलिया बताकर बच निकलती हैं। और तीसरी वजह है कि इनके टॉप अधिकारी भारतीय कानून की पहुंच से ही बाहर हैं। अच्छा, ये मध्यस्थ और प्रकाशक का चक्कर क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कानून मध्यस्थ को कुछ छूट देता है, क्योंकि माना जाता है कि वो तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब कोई कंपनी विज्ञापन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके लिए पैसे लेती है और उसे खुद पब्लिश करती है, तो वो एक प्रकाशक बन जाती है। और एक प्रकाशक की अपनी छापी हुई चीज के लिए सीधी सीधी जवाबदेही होती है। इन कंपनियों का दोहरा रवैया तो तब और भी साफ हो जाता है जब हम भारत और अमेरिका में इनकी पॉलिसीज की तुलना करते हैं। ये स्लाइड एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। देखिए, एक ही कंपनी, 2 अलग अलग देश और नीतियां, जमीन आसमान का फर्क। जो कंपनियां अमेरिका में हेल्थ एड्स के लिए बहुत सख्त नियम रखती हैं, उन्हें पब्लिश करने से पहले स्क्रीन करती हैं, और जहां कानून तोड़ने पर जेल जाने का खतरा होता है,
वही कंपनियां भारत में DMARA जैसे कानून को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती हैं। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, डिजिटल संप्रभुता। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी देश का अपने डिजिटल स्पेस में अपनी सीमाओं के अंदर अपने कानूनों को लागू करने का अधिकार और उसकी क्षमता। तो जवाबदेही कैसे तय की जाए, इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम सुझाए गए हैं। जैसे इन कंपनियों के मैनेजमेंट के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किए जाएं, और अगर वो कोर्ट में पेश ना हो तो ऐसा नियम बनाया जाए कि भारत में काम करने वाले इनके बड़े अधिकारी भारतीय नागरिक हों और यहीं रहें, ताकि वो भारतीय अदालतों के प्रति जवाबदेह हों। सच तो ये है कि जब तक जेल जाने का असली खतरा नहीं होगा तब तक ये शायद ही सुधरे। ये जो बात है, ये इस पूरे मामले की जड़ है। अगर कोई प्लेटफॉर्म भारतीय कानून के तहत मध्यस्थ होने की छूट जैसे फायदे उठाना चाहता है, तो उसे भारत के लोगों की सेहत की रक्षा करने वाले कानूनों को लागू करने की अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। आप सिर्फ फायदे लेकर जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। और आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। ये मुद्दा सिर्फ कुछ विज्ञापनों का नहीं है, ये इस बात का है कि क्या एक देश अपनी डिजिटल सीमाओं के अंदर अपने कानून लागू करके अपने नागरिकों की रक्षा कर सकता है? क्या आज के दौर में हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता इन विशाल ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह ठहराने में सक्षम है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की नीतियां और हमारे कदम ही देंगे। महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा सौदा जो भारत के उद्योगों और हमारी जलवायु नीति दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारा चौथा और अंतिम संपादकीय विषय है नया EU भारत कार्बन बाजार लिंकेज। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर असल में ये एक ऐसा समझौता है जो भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्तों और क्लाइमेट चेंज पर हमारी लड़ाई के लिए काफी अहम हो सकता है। अब देखिए, इस सौदे की कहानी में दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये क्लाइमेट के मुद्दे पर एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक डील लगती है, लेकिन दूसरी तरफ इसे जमीन पर उतारने में कई बड़ी तकनीकी और राजनीतिक दिक्कतें भी हैं। तो आइए इन दोनों ही पहलुओं को जरा करीब से देखते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी नींव रखी गई थी 17 सितंबर 2025 को, जब EU और भारत ने मिलकर एक नए स्ट्रेटेजिक एजेंडा की घोषणा की। ये जो कार्बन डील है, ये उसी बड़ी पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। इस एजेंडा की सबसे खास बात यही थी, भारत के कार्बन मार्केट, जिसे हम शॉर्ट में ICM कहेंगे, को EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM से जोड़ने का प्रस्ताव। अब इसका मतलब क्या है? सिद्धांत तो बड़ा सीधा है कि अगर कोई भारतीय एक्सपोर्टर भारत में अपने माल पर कार्बन टैक्स देता है, तो जब वो माल यूरोप पहुंचेगा तो वहां लगने वाले CBAM टैक्स में से वो रकम घटा दी जाएगी। कागज पर तो ये एक विन विन सिचुएशन लगती है, मतलब दोनों के लिए फायदेमंद। कैसे? एक तो हमारे एक्सपोर्टर्स को दो बार टैक्स देने से बचाया जा सकता है, और दूसरा, ये भारतीय इंडस्ट्री को ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए, मतलब डीकार्बनाइज होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। भाई, जब कार्बन टैक्स बचेगा तो कौन नहीं चाहेगा? अच्छा, इस सौदे के पेचीदगियों को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इन दो सिस्टम्स को समझना होगा। ये CBAM क्या है और ICM क्या बला है? तो पहले बात करते हैं CBAM की। ये EU की एक बॉर्डर पॉलिसी है। इसका सीधा सा मकसद है कार्बन लीकेज को रोकना। मतलब EU नहीं चाहता कि उसकी कंपनियां प्रदूषण से जुड़े सख्त नियमों से बचने के लिए अपना प्रोडक्शन किसी और देश में ले जाएं। तो वो क्या करते हैं? बाहर से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर उनके कार्बन एमिशन के हिसाब से टैक्स लगाते हैं। और दूसरी तरफ है भारत का ICM, यानी इंडियन कार्बन मार्केट। ये हमारा अपना घरेलू सिस्टम है। इसका लक्ष्य है देश के अंदर कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए एक मार्केट बनाना, जहां कंपनियां कार्बन क्रेडिट्स खरीद और बेच सकती हैं, ताकि अपने एमिशन टारगेट पूरे कर सकें। ठीक है, तो अब हम इन दोनों सिस्टम्स के बारे में बेसिक बातें जान गए हैं। तो चलिए अब उन चुनौतियों पर आते हैं जो इस शानदार दिखने वाले सौदे को हकीकत बनने से रोक सकती हैं। सबसे पहली दिक्कत तो इन दोनों सिस्टम्स के डिजाइन में ही है। EU का सिस्टम, जिसे ETS कहते हैं, वो करीब 2 दशकों से चल रहा है, काफी मैच्योर है। वो एब्सोल्यूट एमिशन कैप पर काम करता है, मतलब कुल प्रदूषण की एक पक्की लिमिट है। वहीं भारत का ICM अभी नया है, बन रहा है, और ये इंटेंसिटी बेस्ड है, जिसका मतलब है कि प्रति यूनिट प्रोडक्शन पर प्रदूषण कम करना है। दोनों के वेरिफिकेशन और रेगुलेटरी सिस्टम भी बिल्कुल अलग हैं।
दूसरी ओर शायद सबसे बड़ी चुनौती है कार्बन की कीमत का भारी अंतर। यहाँ देखिए, ईयू में 1 टन कार्बन की कीमत लगभग 80 यूरो है, जबकि भारत में ये सिर्फ 10 यूरो के आसपास है। अब इतना बड़ा फर्क होगा तो ईयू के रेगुलेटर्स ये कैसे मानेंगे कि भारत में दिया गया टैक्स उनके स्टैंडर्ड के बराबर है? ये एक बड़ा सवाल है। और इसका नतीजा क्या हो सकता है? सीधा असर पड़ेगा हमारी कंपनियों पर, जिन्हें शायद डबल बर्डन यानी दोहरा बोझ उठाना पड़े। मतलब उन्हें भारत में आईसीएम का पैसा भी देना होगा, और कीमत के इस बड़े अंतर की वजह से यूरोप में लगभग पूरा सीबीएम टैक्स भी भरना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इस सौदे का तो पूरा मकसद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों की नहीं है। एक बहुत गहरा राजनीतिक और रणनीतिक सवाल भी है जिस पर हमें सोचना होगा। और वो सवाल ये है कि भारत ने डब्ल्यूटीओ जैसे बड़े मंचों पर हमेशा सीबैम का विरोध किया है। हमने इसे एक तरफा और संरक्षणवादी मतलब प्रोटेक्शनिस्ट कदम बताया है। तो अब जब हम खुद उसी सिस्टम से जुड़ने जा रहे हैं, तो क्या ये हमारे पुराने स्टैंड के खिलाफ नहीं जाता? ये एक बड़ी राजनीतिक दुविधा है। देखिए, इससे 3 बड़ी रणनीतिक बातें निकल कर आती हैं। पहली, ये हमारे अपने पॉलिटिकल स्टैंड में एक विरोधाभास पैदा करता है। दूसरी, ये हमारी पॉलिसी की आज़ादी पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक तरह से ये ईयू को ये तय करने का हक देता है कि हमारी नीतियां उनके हिसाब से ठीक हैं या नहीं। और तीसरी और सबसे बड़ी जोखिम, अगर कल को भारत में राजनीतिक वजहों से आईसीएम पॉलिसी में कोई बदलाव आता है, तो हमारे एक्सपोर्टर्स पर अचानक से पूरा सीबैम टैक्स लग जाएगा। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या इस समझौते को कामयाब बनाने का कोई तरीका है भी या नहीं? हाँ, एक रास्ता हो सकता है जिसके 3 कदम हैं। पहला, भारत को अपना आईसीएम सिस्टम बहुत मजबूत बनाना होगा, जिसमें भरोसेमंद मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन हो। दूसरा, ईयू को इस काम में हमारी तकनीकी मदद करनी होगी और नियम कानून साफ करने होंगे। और अगर ये दोनों चीजें हो गई, तो तीसरा और सबसे शानदार नतीजा ये निकल सकता है कि ये पूरी दुनिया के लिए, खासकर विकसित और विकासशील देशों के बीच क्लाइमेट सहयोग का एक नया मॉडल बन सकता है। लेकिन एक बात साफ है, अगर इन चुनौतियों से नहीं निपटा गया तो ये अभूतपूर्व कही जाने वाली सफलता सिर्फ कागजों पर ही रह जाएगी, और असल में हमारे एक्सपोर्टर्स को यूरोप के बॉर्डर पर टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या ये डील ग्लोबल क्लाइमेट कोऑपरेशन में एक नया अध्याय लिखेगी, या ये भी उन बड़े बड़े वादों में से एक होगी जो हकीकत की जमीन पर कभी उतर ही नहीं पाते? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले वक्त में दोनों पक्ष कितने मजबूत और ठोस कदम उठाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।